Hello guys, welcome back to our YouTube channel Jupiter Classes, and I hope you are all fit as a fiddle and you are doing great in your preparation. और प्रीवियस वीडियो में मैंने आपसे बात की थी कि जो नेक्स्ट लेक्चर आएगा वो किस टॉपिक पे लेकर आऊँ, तो कुछ मुझे डिफरेंट कमेंट्स मिले, लेकिन कॉमन कमेंट्स ये मिला कि जो जेकेएसएसबी का सिलेबस है उसकी सीक्वेंस के अकॉर्डिंग जो है हमें लेक्चर्स प्रोवाइड किए जाएँ। और पर्सनली मैं भी सीक्वेंस के अकॉर्डिंग जो है वो आपको लेक्चर्स प्रोवाइड करना चाहता था, जो हमारी ई बुक है उसके अकॉर्डिंग ही। तो आज का जो आपका टॉपिक रहेगा वो रहेगा आपके पास वेरियस सोर्सेज ऑफ एनर्जी पे। ठीक है, तो इसमें आपके पास कुछ टॉपिक्स हैं, जैसे व्हाट इज़ एनर्जी, सोर्सेज ऑफ एनर्जी क्या है, रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी के बारे में हम पढ़ेंगे। ठीक है, नेचुरल सोर्सेज ऑफ एनर्जी आपके पास क्या है, उनके टाइप्स के बारे में हम पढ़ेंगे। ठीक है, और नेक्स्ट आपके पास यहाँ पे जो है डिफरेंस बिटवीन कन्वेंशनल और नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज पे हम पढ़ेंगे। ठीक है, इनके बिटवीन क्या डिफरेंस है, एनर्जी और बायोमास एनर्जी जो है वो क्या होती है। ठीक है, पेट्रोक्रॉप्स के बारे में पढ़ेंगे, जियोथर्मल, हाइड्रो एनर्जी, फ्यूल सेल टेक्नोलॉजी, जितना भी आपके पास टॉपिक्स हैं इन सब टॉपिक्स को हम डिटेल वाइज आगे डिस्कस करेंगे। ठीक है, सो गाइज लेट अस बिगिन विद आवर फर्स्ट टॉपिक, दैट इज़ व्हाट इज़ एनर्जी। ठीक है, तो इसकी एक सिंपल सी डेफिनेशन है, एबिलिटी ऑफ अ सिस्टम टू परफॉर्म वर्क। एक सिस्टम की क्या एबिलिटी है वर्क करने की, उसी को हम एनर्जी डिफाइन करते हैं। ठीक है, जैसे हम कोई काम करते हैं, ठीक है, वो हमारे अंदर की क्या कहलाएगी, एनर्जी कहलाएगी। अब देखिए एनर्जी बहुत सारे फॉर्म में एग्जिस्ट करती है, इसकी कोई कंप्रहेंसिव या कोई पर्टिकुलर डेफिनेशन नहीं है। जैसे आपके पास लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी जो है वो क्या कहता है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी आपके पास कहता है कि एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। ठीक है, बट इट कैन बी कन्वर्टेड फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। ठीक है, हम एनर्जीज को कन्वर्ट कर सकते हैं एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में, तो ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी कहता है और आपने पढ़ा भी होगा। अब इसमें हम एनर्जीज को कैसे कन्वर्ट करते हैं, जैसे आपके पास इलेक्ट्रिकल एनर्जी है। ठीक है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को आप किस में कन्वर्ट करते हो, मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर सकते हो। ठीक है, आपके पास मैकेनिकल एनर्जी जो है उसको आप अगेन इलेक्ट्रिकल एनर्जी में भी कन्वर्ट कर सकते हो। आपके पास सोलर एनर्जी जो है, सोलर एनर्जी को आप इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर सकते हो। ठीक है, आपके घरों में सोलर एनर्जी जो है वो आप यूज़ करते होंगे। इस तरह से बहुत सारी एनर्जीज़ जो हैं उनको आप एक दूसरे में कन्वर्ट कर सकते हो। एक एग्जांपल लेता हूँ मैं, सपोज़ हम क्लैप करते हैं। ठीक है, तो क्लैप जब हम करते हैं तो हमारे पास कौन सी एनर्जी यूज़ होती है, फिजिकल एनर्जी। ठीक है, तो फिजिकल एनर्जी जब हम यूज़ करते हैं तो क्लैप करने के बाद कौन सी एनर्जी प्रोड्यूस होगी आपके पास, साउंड एनर्जी। तो कौन सी एनर्जी कन्वर्ट हुई आपके पास, फिजिकल एनर्जी जो है वो साउंड एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है। ठीक है, इसी तरह से एक और एग्जाम्पल है आपके पास, ये आपके पास एक ग्राउंड है। ठीक है, और यहाँ पर आपके पास कोई एक ऑब्जेक्ट है, सपोज करते हैं आपके पास एक बॉल है या कोई स्टोन है। ठीक है, जब हम इसको रेज करेंगे, ठीक है, अगेंस्ट द ग्रेविटी एच हाइट तक। ठीक है, यहाँ पर इसकी क्या है, एच हाइट है। ठीक है, इसमें कौन सी एनर्जी स्टोर होगी, इसमें आपके पास कौन सी एनर्जी स्टोर होती है, पोटेंशियल एनर्जी। और पोटेंशियल एनर्जी आपके पास क्या होती है, mgh। और m आपके पास क्या होता है, मास ऑफ द ऑब्जेक्ट, और g आपके पास क्या होती है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, और h आपके पास क्या है, हाइट है। ठीक है, अब जब यहाँ तक ये ऑब्जेक्ट पहुँचा, ठीक है, अब यहाँ से जब इसको मैं फिर नीचे की ओर लाऊंगा, जब नीचे की ओर ये आएगा तो इसमें काइनेटिक एनर्जी जो है वो स्टोर होगी। ठीक है, वो जनरेट करेगा काइनेटिक एनर्जी, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी जो होती है जब कोई ऑब्जेक्ट मोशन में आता है उस वक्त उसमें काइनेटिक एनर्जी जो है वो प्रोड्यूस होती है। अब देखो काइनेटिक एनर्जी जो है वो आपके पास क्या है, 1/2 mv²। ठीक है, m आपके पास अगेन मास ऑफ द ऑब्जेक्ट है, और v आपके पास क्या है, किस वेलोसिटी से जो है वो ऑब्जेक्ट नीचे की ओर आ रहा है। अब देखिए जब ये ऑब्जेक्ट नीचे की ओर आएगा, ठीक है, नीचे की ओर आएगा, जब ये दोबारा से ग्राउंड पे पहुंचेगा तो यहाँ पे इसकी जो हाइट है वो कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी। यहाँ पे जो है पोटेंशियल एनर्जी जो है वो कितनी हो जाती है, इसकी 0, और काइनेटिक एनर्जी जो है वो कितनी हो जाती है, 1/2 mv²। तो नेक्स्ट अब हम सोर्सेज ऑफ एनर्जी के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे सोर्सेज ऑफ एनर्जी जो है, यानी कि हमें एनर्जी कितने सोर्सेज से मिलती है, तो यहाँ पे इन्होंने क्लासीफाई किया है सोर्सेज ऑफ एनर्जी को रिन्यूएबल सोर्सेज में और नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज में। ठीक है, अब रिन्यूएबल सोर्सेज आपके पास कौन से होते हैं, जैसे सोलर एनर्जी है, जियोथर्मल एनर्जी है, विंड एनर्जी है, बायोमास, एयर, वाटर, एटसेट्रा। अब देखिए रिन्यूएबल सोर्सेज वो सोर्सेज होते हैं जो आपके पास कभी भी ख़त्म नहीं होते हैं, यानी कि उनको आप रीयूज़ कर सकते हो, उनको आप बार बार यूज़ कर सकते हो, वो कभी भी ख़त्म नहीं होते हैं। तो वैसे सोर्सेज ऑफ एनर्जी को हम क्या बोलते हैं, रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी। यहाँ पर आपके पास एग्जाम्पल्स भी हैं, सोलर एनर्जी है ना, लाइट आपके पास कभी भी जो है ख़त्म होने वाली नहीं है। ठीक है, आप उसको बार बार यूज़ कर सकते हो। जियोथर्मल एनर्जी, ठीक है, आपके पास अर्थ के अंदर का जो टेम्परेचर होता है उस टेम्परेचर की वजह से जो हम एनर्जी जनरेट करते हैं, जो हम इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं, ठीक है, वो बार बार यूज़ कर सकते हो। उसके बाद विंड एनर्जी है, ठीक है, बायोमास है, एयर, वाटर, ठीक है, ये आपके पास जो है रिन्यूएबल सोर्सेज हैं, यानी कि आप बार बार इनको यूज़ कर सकते हो।
हाइड्रो पावर है, ठीक है, आपके पास टाइडल एनर्जी भी है। तो ये आपके पास एग्जांपल्स आ जाती हैं रीन्यूएबल सोर्सेज की। और देखो जीकेएसएसबी का जो पूछने का जो तरीका है वो हमेशा एग्जांपल्स पे जाता है, ठीक है। वो ये नहीं पूछेगा रीन्यूएबल सोर्सेज क्या होते हैं, वो डायरेक्ट पूछेगा कि रीन्यूएबल सोर्सेज जो हैं वो कौन कौन से हैं। वो जियो थर्मल की एग्जाम्पल दे देगा, यहाँ से कोल, पेट्रोलियम, न्यूक्लियर एनर्जी की भी एग्जाम्पल दे देगा। उनमें से आपने चूज़ करना है कि रीन्यूएबल सोर्सेज कौन सा है। तो एग्जाम्पल्स पे भी आपने ज़्यादा फोकस करना है। अब उसके बाद देखिए नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज के बारे में अगर हम पढ़ें तो नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज में आपके पास कौन सा जाता है, देखिए नेचुरल गैस है, ठीक है, कोल है, पेट्रोलियम है, न्यूक्लियर एनर्जी और हाइड्रोकार्बन गैस लिक्विड्स हैं। अब इसमें देखिए ये सोर्सेज एक बार अगर आप यूज़ कर लोगे तो ये एग्जॉस्ट हो जाते हैं। तो नेचुरल गैस जो है ये आपके पास एक लिमिटेड सोर्स है, और लिमिटेड सोर्स को अगर आप बार बार एक्सप्लॉइट करोगे तो ये एग्जॉस्ट हो जाते हैं, ठीक है। कोल, पेट्रोलियम, न्यूक्लियर एनर्जी, हाइड्रोकार्बन गैस लिक्विड्स, ये सारे आपके पास लिमिटेड रिसोर्सेज हैं, और लिमिटेड रिसोर्सेज आपके पास एग्जॉस्ट हो जाते हैं। नेक्स्ट हम करते हैं टाइप्स ऑफ नेचुरल सोर्सेज ऑफ एनर्जी, ठीक है। तो दो टाइप्स हैं यहाँ पे आपके पास पॉपुलैरिटी और उनके यूज़ के बेस पे, ठीक है। आपके पास कन्वेंशनल है और नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी है, ठीक है। तो कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी को हम क्या बोलते हैं, नॉन रिन्यूएबल भी कहते हैं, ठीक है। यानी कि ये आपके पास अगर एक बार यूज़ हो गए तो ये आपके पास नेचर में एग्जिस्ट नहीं करते हैं, ये एग्जॉस्ट हो जाते हैं, ठीक है। और नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी आपके पास जो होते हैं ये रिन्यूएबल होते हैं। जैसे आपके पास लाइट एनर्जी जो है, ठीक है, आपके पास एयर है, आपके पास जो है वाटर है, ये आपके पास कौन से सोर्सेज आ जाते हैं, नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी आ जाते हैं। अब देखिए यहाँ पे हम इनके बिटवीन डिफरेंस देख लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे डिफरेंस आपके पास क्या है, कन्वेंशनल मैंने आपको कहा जो नॉन रिन्यूएबल होते हैं। तो नॉन रिन्यूएबल का मतलब ये है कि वो क्या हो जाते हैं, एग्जॉस्ट हो जाते हैं, ठीक है। और नॉन कन्वेंशनल आपके पास क्या होते हैं, रिन्यू होते हैं, तो ये इनएग्जॉस्टिबल होते हैं, ठीक है। इनके एग्जांपल जैसे आपके पास क्या है, सनलाइट है, ठीक है। अब देखिए दीज रिसोर्सेज काज पोल्यूशन एज दे इमिट स्मोक एंड ऐश। जैसे इसमें आपके पास एग्जांपल आ जाती है कोल की, ठीक है, पेट्रोलियम की एग्जांपल आ जाती है। तो कोल और पेट्रोलियम जो हैं ये क्या एमिट करते हैं, आपके पास स्मोक, ऐश, यानी कि ये पोल्यूशन में आपके पास जो है अपना कंट्रीब्यूशन देते हैं। और नॉन कन्वेंशनल में आपके पास जो होते हैं ये यूजुअली पोल्यूशन फ्री होते हैं। जैसे आपके पास सोलर एनर्जी जो है, ठीक है, आपके पास थर्मल एनर्जी जो है, ये जनरली आपके पास पोल्यूशन फ्री रहते हैं। नेक्स्ट आपके पास यहाँ पे है दीज रिसोर्सेज आर वेरी एक्सपेंसिव टू बी मेंटेन्ड, स्टोर्ड एंड ट्रांसमिटेड, ठीक है। और ये बहुत ही एक्सपेंसिव होते हैं। कौन से, आपके पास कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी, जैसे आपके पास कोल है, पेट्रोलियम है, नेचुरल गैस है, ये बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव होते हैं आपके पास, ठीक है। और इनको मेंटेन करना और ट्रांसमिट करना ये भी आपके पास जो है बहुत ही मुश्किल होता है इनको मेंटेन रखना। और नॉन कन्वेंशनल आपके पास जो होते हैं ये लेस एक्सपेंसिव होते हैं, ठीक है। और ये आपके पास इजीली मेंटेन भी होते हैं। जैसे आपके पास विंड एनर्जी जो है, टाइडल एनर्जी जो है, आपके पास हाइड्रो पावर एनर्जी जो है, ये सारे आपके पास क्या हैं, लेस एक्सपेंसिव हैं। यहाँ पे एग्जांपल्स भी हैं आपके पास, जैसे सोलर एनर्जी है, बायोमास है, विंड एनर्जी, बायोगैस, टाइडल और जियोथर्मल एनर्जी है आपके पास, ठीक है। और यहाँ पे अगर कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी के एग्जांपल आपके पास देखें, कोल है, नेचुरल गैस है, पेट्रोलियम है और वाटर पावर है आपके पास। तो ये आपके पास डिफरेंसेस था किसके बिटवीन, कन्वेंशनल और नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी के। तो गाइस यहाँ पे कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन मैं आपको बताना चाहूँगा। जैसे आपके पास यहाँ पे कोल है, ठीक है। अब देखिए कोल आपके पास जो है यहाँ पे सबसे लार्जेस्ट प्रोड्यूसिंग स्टेट कौन सी है इंडिया में, ठीक है। आपको जेकेएसएसबी ऐसे क्वेश्चन ही पूछ सकते हैं, ठीक है। तो सबसे लार्जेस्ट प्रोड्यूसिंग स्टेट जो है वो आपके पास कौन सी है, झारखंड, ठीक है। और झारखंड के बाद आपके पास आ जाता है उड़ीसा, ठीक है। उसके बाद आपके पास है वेस्ट बंगाल, यानी कि जो ईस्टर्न स्टेट्स हैं वो सबसे ज़्यादा प्रोड्यूसिंग स्टेट हैं कोल की। उसके बाद अगर आपको पूछा जा सकता है कंट्री, सबसे लार्जेस्ट प्रोड्यूसिंग कंट्री कौन सी है कोल में, तो वो आपके पास जो है वो कौन सी है, चाइना, ठीक है। चाइना के बाद इंडिया यानी कि हम, ठीक है। और उसके बाद यूएसए। तो ये आपके पास कौन सी प्रोड्यूसिंग स्टेट्स आ गई कोल की, चाइना, इंडिया एंड यूएसए। नेक्स्ट अगर हम बात करें नेचुरल गैस की, अब देखिए नेचुरल गैस में अगर हम देखें तो सबसे लार्जेस्ट प्रोड्यूसिंग स्टेट कौन सी है नेचुरल गैस की, तो वो आपके पास आ जाती है अरुणाचल प्रदेश, ठीक है। उसके बाद आंध्र प्रदेश और उसके बाद आपके पास आ जाता है आसाम, ठीक है। तो ये आपके पास नेचुरल गैस की सबसे लार्जेस्ट प्रोड्यूसिंग स्टेट्स हैं। और अगर हम कंट्री की बात करें, ठीक है, तो कंट्री में आपके पास आ जाते हैं यूएसए, रशिया, उसके बाद आपके पास आ जाता है ईरान। और इंडिया की बात करें तो इंडिया जो है वो 22 नंबर पे है, ठीक है। नेचुरल गैस प्रोड्यूस करने में इंडिया जो है बहुत पीछे है।
उसके बाद अगर हम बात करें सोलर एनर्जी की, ठीक है, तो सोलर एनर्जी में सबसे लार्जेस्ट प्रोड्यूसिंग स्टेट कौन सी है, तो वो आपके पास है राजस्थान, ठीक है, क्योंकि राजस्थान एरिया वाइज भी बहुत जो है वो बाकी सब स्टेट से बड़ा है, और वहाँ पे जो सोलर इंसोलेशन रहती हैं वो भी सबसे ज़्यादा रहती हैं, तो इसलिए वहाँ पे जो कैपेसिटी न रहेगी सोलर पावर प्रोड्यूस करने की वो सबसे ज़्यादा रहेगी। और अगर हम देखें तो टोटल कैपेसिटी जो वो कितनी है वहाँ पे 17 गीगावाट अप्रॉक्सीमेट, ठीक है। और उसके बाद है गुजरात, सोलर एनर्जी वहाँ पे सबसे ज़्यादा प्रोड्यूस होती है राजस्थान के बाद गुजरात में। और कंट्री की बात अगर हम करें तो सबसे पहले आ जाता है चाइना, ठीक है, चाइना। अब देखिए आप सोच रहे होंगे कि रशिया जो है वो चाइना से तो बहुत बड़ा है, लेकिन वहाँ पे उतनी ज़्यादा सोलर एनर्जी क्यों नहीं प्रोड्यूस कर सकते हैं, ठीक है। एक तो वहाँ उतना ज़्यादा वो रिलाई नहीं करते होंगे, और दूसरी ये बात कि रशिया जो है वो थोड़ा ऊपर रहता है, ठीक है, आपके पास जो है ट्रॉपिकल जोन से ऊपर रहता है, और सोलर इंसोलेशन जो रहती हैं वो ज़्यादा ट्रॉपिक जोन में ही रहती हैं। तो रशिया जो एक देश है वो थोड़ा ट्रॉपिक जोन से ऊपर रहता है, तो वहाँ पर सोलर रेडिएशन जो होती हैं उतनी ज़्यादा फॉल नहीं करती हैं। तो चाइना के पास टेक्नोलॉजी भी है, ठीक है, और एरिया भी बहुत ज़्यादा है, तो इसलिए ये एक बहुत बड़ी कंट्री बन जाती है जहाँ पे सोलर एनर्जी की जो कैपेसिटी है वो ज़्यादा है इंस्टॉल करने की उनके पास। उसके बाद आपके पास आ जाता है यूएसए के बाद आ जाता है जापान, ठीक है, और उसके बाद आ जाता है आपके पास है इंडिया, ठीक है। दो चीज़ों पे डिपेंड करती है, एक टेक्नोलॉजी पे और एक एरिया जो है वो कितना है। नेक्स्ट आपके पास यहाँ पे आ जाता है टाइडल एनर्जी, ठीक है। टाइडल एनर्जी के बाद आपके पास आ जाती है विंड एनर्जी, ठीक है। विंड एनर्जी की बात अगर हम करें तो विंड एनर्जी में सबसे लार्जेस्ट प्रोड्यूसिंग स्टेट कौन सी आपके पास है, तमिलनाडु, ठीक है। जो आपके पास कोस्टल एरियाज़ के पास जो स्टेट्स हैं वहाँ पे सबसे ज़्यादा विंड एनर्जी आपके पास प्रोड्यूस हो सकती हैं, ठीक है। और अगर कंट्री की बात करें तो कंट्री में आपके पास है चाइना, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास है यहाँ पे जियोथर्मल। अब देखो जियोथर्मल में सबसे ज़्यादा जो है कौन सी कंट्री जो है वो प्रोड्यूस करती है जियोथर्मल एनर्जी, वो आपके पास आ जाती है यूएसए, ठीक है। और इंडिया का सबसे पहला जियोथर्मल पावर प्लांट कहाँ पे इंस्टॉल किया गया था, लद्दाख में, ठीक है गाइज। तो ये कुछ कंसेप्ट्स थे जो आपको याद रखने बहुत ज़रूरी हैं फ्रॉम द एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। और अगर हम न्यूक्लियर एनर्जी की बात करें, ठीक है, न्यूक्लियर एनर्जी बोलें या हम एटॉमिक एनर्जी बोलें, ठीक है, न्यूक्लियर रिएक्टर में ज़्यादातर इनका यूज़ किया जाता है, उनमें जैसे यूरेनियम और थोरियम का यूज़ उनमें होता है। अब देखिए न्यूक्लियर एनर्जी में सबसे ज़्यादा जो है कौन कंट्री जो है प्रोड्यूस करती है, तो सबसे पहले नंबर पे आपके पास आ जाता है यूएसए, उसके बाद आपके पास आ जाता है चाइना, फ्रांस, रशिया और इंडिया, ठीक है। तो इंडिया आपके पास जो है वो 5वें नंबर पर आ जाता है न्यूक्लियर एनर्जी में, ठीक है। तो ये कुछ फैक्ट्स थे गाइज जो आपको याद रखने बहुत ज़रूरी हैं, और साथ साथ में आप नोट्स भी बनाएं, क्योंकि जो हमारी ई बुक है वहाँ पे इतनी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन आपको नहीं मिलेगी, और इन एनर्जीज़ के बारे में अगर आप वहाँ पे डिटेल में पढ़ना चाहोगे तो वहाँ पे आपको डिटेल में मिलेगा, ठीक है। तो आई होप जितना भी अभी तक आपने पढ़ा वो आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। कन्वेंशनल सोर्स के बारे में हम थोड़ा डिटेल में पढ़ते हैं। जैसे कि आपके पास यहाँ पर क्या है, बायोमास। अब देखिए सोर्सेज क्या हैं बायोमास के। अब ये बताता है कि बाई प्रोडक्ट फ्रॉम टिम्बर इंडस्ट्री, ठीक है, एग्रीकल्चर क्रॉप्स और इनके जो रॉ बाई प्रोडक्ट्स होते हैं, और रॉ मटेरियल फ्रॉम द फॉरेस्ट, ठीक है, और मेजर पार्ट ऑफ हाउस होल्ड वेस्ट एंड वुड। तो ये बाई प्रोडक्ट्स हैं आपके पास किसके, बायोमास के। अब देखिए बायोमास का मतलब क्या होता है, ठीक है। अब बायो मीन्स आपको पता है लाइफ होती है, ठीक है, और मास आपके पास क्या होता है, क्वान्टिटी होती है, ठीक है, या कोई प्रोडक्ट आपके पास होता है, ठीक है। तो यानी ये हम कह सकते हैं कि कोई बाई प्रोडक्ट होता है। अब सॉलिड बायोमास फ्यूल्स आपके पास कौन से आ जाते हैं, जैसे वुड लॉग्स और वुड पैलेट्स जो होते हैं, चारकोल, एग्रीकल्चर वेस्ट जिसमें स्टॉक्स और अदर प्लांट्स डेब्रिस आ जाते हैं, ठीक है। अगर हम एनिमल वेस्ट की बात करें तो जिसमें डंग जो है वो बहुत कॉमन रहता है आपके पास बायोगैस के लिए, और एक्वेटिक प्लांट्स एंड अर्बन वेस्ट, यानी कि ये मटेरियल्स आपके पास रिस्पॉन्सिबल रहते हैं बायोमास के लिए, यानी कि हम कह सकते हैं कि बायोगैस जिनसे बनती है। नेक्स्ट हम देखते हैं कन्वर्जन टू गैसेज एंड लिक्विड बायोफ्यूल्स। अब देखिए ये जो आपके पास बायोगैस है इसको आप कन्वर्ट कर सकते हो गैस में भी और लिक्विड बायोफ्यूल्स में भी। अब देखिए बायोमास कैन बी कन्वर्टेड इनटू एल्कोहल, एल्कोहल में भी आप बायोमास को कन्वर्ट कर सकते हो बाय डिस्टिलेशन मेथड से, ठीक है, जिसको आप लिक्विड बायोफ्यूल्स भी कहते हो। अब लिक्विड बायोफ्यूल्स में आपके पास क्या आता है, इथेनॉल आता है, ठीक है, मिथेनॉल आता है, और बायो डीजल आपके पास आ जाता है। अब गैसेस बायोफ्यूल आपके पास कौन सा आ जाते हैं, सिंथेटिक नेचुरल गैस जिसको आप बायोगैस भी कहते हैं। और इसमें एक और
वुड गैस आ जाती है, ठीक है। गैसेस बायोफ्यूल में वुड गैस आती है, जिसमें मीथेन जो होता है वो 70% होता है और कार्बन डाइऑक्साइड आपके पास कितना होता है, 30% हो जाता है। अब देखिए नेक्स्ट आपके पास आ जाते हैं पेट्रो क्रॉप्स। अब पेट्रो क्रॉप्स आपके पास कौन से प्लांट्स होते हैं, देखो ये प्लांट्स आपके पास कैन बी ग्रोन ऑन लैंड विच आर अनफिट फॉर एग्रीकल्चर, ठीक है। यानी कि ऐसे लैंड पे इनको ग्रो किया जाता है जो एग्रीकल्चर के लिए उतने ज़्यादा फिट नहीं होते हैं, एंड नॉट कवर्ड विद फॉरेस्ट, और फॉरेस्ट भी वहाँ पे प्रेजेंट नहीं होता है। जैसे आपके पास यहाँ पे अगर बात किया जाए, जात्रूपा क्रोकास इज़ एन इम्पॉर्टेंट पेट्रो प्लांट जो आपके पास रिस्पॉन्सिबल रहता है बायोगैस के लिए, ठीक है। तो ये आपके पास कहाँ पे पाया जाता है, यानी कि जो आपके पास सब ट्रॉपिकल रीजन्स हैं ये ज़्यादातर वहाँ पे पाया जाता है। अब हम जियोथर्मल एनर्जी के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है। अब देखिए जियोथर्मल एनर्जी जो है इज़ नेचुरल हीट फ्रॉम द इंटीरियर ऑफ द अर्थ। अब देखिए जियो का मतलब ही आपके पास क्या होता है, अर्थ होता है, ठीक है, और थर्मल का मतलब आपके पास क्या होता है, हीट, ठीक है। तो हीट फ्रॉम दी अर्थ, और उस हीट फ्रॉम दी अर्थ से हम क्या जनरेट करते हैं, आपके पास इलेक्ट्रिसिटी एज वेल एज हीट अप, ठीक है। अब जियोथर्मल रिसोर्सेज फॉल इनटू 3 मेजर कैटेगरीज। अब 3 मेजर कैटेगरीज में जियोथर्मल रिसोर्सेज को फॉल किया गया है। पहला आपके पास आ जाता है यहाँ पे जियो प्रेशराइज्ड जोन, ठीक है। दूसरा आपके पास है हॉट रॉक जोन्स, एंड तीसरा आपके पास आ जाता है हाइड्रोथर्मल कन्वेक्शन जोन्स आपके पास आ जाते हैं। और इन 3 में से सिर्फ आपके पास जो पहला वाला है वही यूज़ किया जाता है आपके पास कमर्शियल बेसिस के लिए, ठीक है, जियो प्रेशराइज्ड जोन वाला। अब नेक्स्ट हम देखते हैं इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट ऑफ जियोथर्मल एनर्जी, यानी कि जो जियोथर्मल एनर्जी है इसका इन्वायरमेंट पे क्या इम्पैक्ट है। तो जियोथर्मल एनर्जी कैन पोज सेवरल इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम्स, है ना, जिनमें आपके पास क्या जाता है, ऑन साइड नॉइस, है ना। जब आप जियोथर्मल एनर्जी एक्सट्रैक्ट करते हो तो बहुत सारा नॉइस यहाँ पे क्रिएट होता है ना, और इमिशंस ऑफ गैस एंड डिस्टर्बेंस एट ड्रिलिंग साइट्स, है ना, और बहुत सारी हार्मफुल गैसेज वहाँ पे एमिट होती हैं, ठीक है, ड्रिलिंग साइट्स पे। अब देखिए द स्टीम कंटेन्स हाइड्रोजन सल्फाइड गैस, तो जो स्टीम वहाँ से निकलती हैं उसमें हाइड्रोजन सल्फाइड गैस जो है वो कंटेन होती है, विच हैज़ द ऑर्डर ऑफ रोटन एग्स एंड कॉज एयर पोल्यूशन, यानी कि जिसमें बहुत ही सड़े हुए अंडों की जैसी उसमें स्मेल आती है, और क्या काज करता है, ये एयर पोल्यूशन काज करता है। अब इसमें नेक्स्ट यहाँ पे ये बता रहा है कि द मिनरल्स इन द स्टीम are also toxic to fish and they are corrosive to pipes and equipment requiring constant maintenance। अब जो इनमें मिनरल्स होते हैं, ठीक है, स्टीम में, वो बहुत ज़्यादा टॉक्सिक होते हैं, ठीक है। अब देखिए वो फ़िश जो होती हैं आपके पास ओशंस में, ठीक है, या सीज़ में, तो उनके लिए वो बहुत ज़्यादा टॉक्सिक बन जाती हैं, उनके लिए वो हार्मफुल रहती हैं। और ये जो पाइप्स होती हैं उनके लिए भी बहुत क्रोजिव रहता है क्योंकि वो एसिडिक होती हैं, तो पाइप्स को क्रोड कर लेती हैं और रिक्वायर कॉन्स्टेंट मेंटेनेंस, और इनको मेंटेनेंस की बार बार ज़रूरत पड़ती है। अब देखिए नेक्स्ट आपके पास है हाइड्रोजन एनर्जी। अब हाइड्रोजन एनर्जी आपके पास क्या है, मैनी साइंटिस्ट बिलीव दैट द फ्यूल फॉर द फ्यूचर इज़ हाइड्रोजन गैस, ठीक है। तो बहुत सारे साइंटिस्टों का ये मानना है कि जो फ्यूचर के लिए जो हमें फ्यूल रहेगा वो हाइड्रोजन गैस रहेगा, ठीक है, क्योंकि ये पोल्यूशन फ्री है आपके पास, ठीक है, कॉस्ट इफेक्टिव मैनर है, इसमें बहुत सारा कॉस्ट लगती है, ये आपके पास इसमें टेक्नोलॉजी का बहुत ज़्यादा यूज़ होता है, ठीक है, क्योंकि कंपाउंड्स को ब्रेक करना होता है। जैसे हाइड्रोजन फ्रीली उतना अवेलेबल नहीं होता है, इनको कंपाउंड से ही एक्सट्रैक्ट किया जाता है। जैसे वाटर से इसको एक्सट्रैक्ट करना होता है, ठीक है, CH4 जैसे यहाँ से हाइड्रोजन को एक्सट्रैक्ट करना है तो बहुत सारी एनर्जी जो है रिक्वायर्ड रहती है, तो ये कॉस्ट इफेक्टिव मैनर में रहता है, ठीक है। और इफ़ टेक्नोलॉजी, अगर हम फ्यूल सेल्स कैन बी मेड मोस्ट इफेक्टिव देन हाइड्रोजन हैज़ द पोटेंशियल टू प्रोवाइड क्लीन अल्टरनेटिव एनर्जी फॉर डाइवर्स यूज़। अगर हम फ्यूल सेल को यूज़ करते हैं तो आपके पास जो हाइड्रोजन एनर्जी है उसमें यानी कि बहुत सारा पोटेंशियल है कि वो हमें क्लीन एनर्जी प्रोड्यूस करेगा बहुत सारे यूजेस के लिए, जिसमें आपके पास लाइटिंग आएगा, ठीक है, पावर, हीटिंग, कूलिंग और ट्रांसपोर्टेशन एंड मैनी मोर, यानी कि गाड़ियों में भी हाइड्रोजन एनर्जी एंड हाइड्रोजन पावर का यूज़ किया जा सकता है। और ये आपके पास पोल्यूशन फ्री है और ये जो है एनवायरमेंटल फ्रेंडली भी है। नेक्स्ट आपके पास है यहाँ पे फ्यूल सेल टेक्नोलॉजी। अब देखिए फ्यूल सेल्स आर हाईली एफिशिएंट पावर जनरेटिंग सिस्टम दैट प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी बाय कंबाइनिंग फ्यूल, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन इन एन इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शंस, ठीक है। अब देखिए ये क्या करता है, यानी कि ये एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जो जनरेट करता है इलेक्ट्रिसिटी को, कैसे, हाइड्रोजन को और ऑक्सीजन को कंबाइन करके एक इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शन में, ठीक है। इलेक्ट्रो का मतलब क्या होता है, इलेक्ट्रॉन, ठीक है, और केमिकल का मतलब क्या होता है, केमिकल रिएक्शन, ठीक है। इनके इलेक्ट्रॉन्स की जब केमिकली रिएक्ट होते हैं तो वो आपके पास क्या प्रोड्यूस करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के इलेक्ट्रॉन्स जब केमिकली रिएक्ट करेंगे तो वो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे फ्यूल सेल जो इलेक्ट्रोकेमिकल डिवाइस है जो कन्वर्ट करती है केमिकल एनर्जी ऑफ अ फ्यूल डायरेक्टली एंड वेरी एफिशिएंटली इनटू इलेक्ट्रिसिटी,
ठीक है। तो इलेक्ट्रोकेमिकल डिवाइसेस ऐसी डिवाइसेस होती हैं जो आपके पास केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट करती हैं, ठीक है, क्योंकि इलेक्ट्रो और केमिकल का मतलब ही है कि इलेक्ट्रॉन को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करना। और यहाँ पे आपके पास क्या है, द मोस्ट सुटेबल फ्यूल फॉर सच सेल इज़ हाइड्रोजन, ठीक है। तो यानी कि जो सबसे इंपॉर्टेंट फ्यूल है इन सेल्स के लिए वो हाइड्रोजन रहता है या फिर इनके कंपाउंड्स, हाइड्रोजन के जो कंपाउंड्स होते हैं। और एक जो फ्यूल सेल जो है वो एक इलेक्ट्रोलाइट से बनता है जिनके बिटवीन हम दो इलेक्ट्रोड्स डालते हैं, ठीक है। इस तरह से आपके पास ये होता है, आपने पढ़ा होगा। ये आपके पास इसमें इलेक्ट्रोलाइट होता है, ठीक है, और इस इलेक्ट्रोलाइट में दो इलेक्ट्रोड्स हम डिप करते हैं, ठीक है, जो केमिकली आपके पास क्या प्रोड्यूस करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी। अगर आप इसको डिटेल में भी पढ़ना चाहते हो गाइज तो हमारी जो ई बुक है वहाँ पे इसको डिटेल में बताया गया है, जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, ठीक है, ये आपके पास जियोथर्मल एनर्जी है, ये हमारी ई बुक है, यहाँ पे डिटेल में आपको दिया गया है, आप यहाँ से भी पढ़ सकते हो, ठीक है। हाइड्रोजन एनर्जी के बारे में यहाँ पे आप पढ़ सकते हो, फ्यूल सेल टेक्नोलॉजी के बारे में आप यहाँ पे डिटेल में पढ़ सकते हो, सोलर एनर्जी के बारे में है, यानी कि आप जो हमारी ई बुक है वहाँ पे आप इसको डिटेल में पढ़ सकते हो, ठीक है। अब हम आ जाते हैं अपने टॉपिक पे, सोलर एनर्जी, ठीक है। तो सोलर एनर्जी आप सबको पता है, जो लाइट एनर्जी को हीट एनर्जी में या इलेक्ट्रिसिटी एनर्जी में कन्वर्ट करता है। अब देखिए, डायरेक्ट सोलर एनर्जी कैन बी यूज्ड एज हीट, लाइट एंड इलेक्ट्रिसिटी थ्रू यूज़ ऑफ सोलर सेल्स, ठीक है। तो सोलर सेल्स को जब आप यूज़ करोगे तो उनके थ्रू आप क्या हीट, लाइट और इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस कर सकते हो, ठीक है। तो डायरेक्ट यूज़ ऑफ सोलर एनर्जी कैन बी यूज थ्रू वेरियस डिवाइसेस ब्रॉडली डायरेक्टली इनटू 3 टाइप्स ऑफ सिस्टम। तो 3 टाइप्स ऑफ सिस्टम में आप सोलर एनर्जी को यूज़ कर सकते हो। पहला आपके पास आ जाता है पैसिव। तो देखो, पैसिव सिस्टम में आपके पास क्या होता है, कुकिंग होती है, हीटिंग, कूलिंग होती है, ठीक है, और डे लाइटिंग ऑफ फॉर्म्स एंड बिल्डिंग्स में आप इसको यूज़ कर सकते हो पैसिव सिस्टम में। अब एक्टिव सिस्टम आपके पास क्या होता है, यानी कि ये हॉट वाटर, यानी कि पानी को गर्म करने के लिए ये रिस्पॉन्सिबल रहता है। ये इसकी एप्लीकेशंस हैं प्राइमरली फॉर डोमेस्टिक यूज़ के लिए। उसके बाद है फोटोवोल्टिक। अब देखिए, फोटोवोल्टिक सेल जो है ये सिलिकॉन से बने हुए होते हैं, ठीक है, और इनमें दूसरे मटेरियल्स भी होते हैं। जब सनलाइट स्ट्राइक करती है सिलिकॉन एटम्स पे तो वो इलेक्ट्रॉन्स को इजेक्ट करते हैं, और जब इलेक्ट्रॉन्स आपके पास इजेक्ट होते हैं वो आपके पास क्या प्रोड्यूस करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी। और इस प्रिंसिपल को हम क्या कहते हैं, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, ठीक है। तो नेक्स्ट आपके पास है टाइडल एनर्जी, ठीक है। तो टाइडल एनर्जी आपके पास कैसे हार्नेस होती है, द टाइडल पावर प्रोजेक्ट्स जो बनाए जाते हैं, ठीक है, वो एनर्जी ऑफ टाइड्स, ठीक है, जो टाइड्स की जो एनर्जी होती है उनको हार्नेस करती है और टाइडल एनर्जी को प्रोड्यूस करती है, ठीक है, जब आपके पास टाइड्स फ्लो करती हैं इन एंड आउट। अब नेक्स्ट आपके पास आ जाता है हाइड्रो पावर एनर्जी, ठीक है। हाइड्रो पावर एनर्जी आपके पास क्या होती है, जैसे आपके पास बहुत सारे पावर प्रोजेक्ट्स बनाए गए हैं आपके पास रिवर्स पे, जैसे भाखड़ा नंगल आपके पास एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, ठीक है। आपके पास दुलहस्ती, ठीक है, पावर प्रोजेक्ट है, ठीक है, बगलिहार है, ठीक है। तो ये हाइड्रो पावर प्लांट्स हैं। अब देखिए, ये कैसे प्लांट्स होते हैं आपके पास, हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर यूजेस द काइनेटिक एनर्जी ऑफ मूविंग वाटर टू मेक इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। तो ये कौन सी एनर्जी यूज़ करते हैं, काइनेटिक एनर्जी। मैंने आपको पहले बताया कि कोई भी चीज़ मोशन में होती है तो उसमें कौन सी एनर्जी आ जाती है, काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। इसी तरह से जब वाटर फ्लो करता है तो उसमें काइनेटिक एनर्जी आ जाती है, और उसी काइनेटिक एनर्जी को यूज़ करके आपके पास कौन सी एनर्जी प्रोड्यूस की जाती है, हाइड्रो इलेक्ट्रिक एनर्जी। जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बाय यूजिंग द फोर्स ऑफ फॉलिंग वाटर इज कॉल्ड द हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है, या फिर हाइडल पावर भी हम इसको कहते हैं। यानी कि जब आपके पास वाटर फॉल करता है एक हाइट से तो उस वक्त जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस की जाती है उसी को हम क्या बोलते हैं, हाइडल पावर, ठीक है। और ये बहुत चीपर होती है, ठीक है, देन थर्मल और न्यूक्लियर पावर, यानी कि जो थर्मल एनर्जी जो होती है जिससे हम इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते हैं वो बहुत ही ज़्यादा कॉस्ट इफेक्टिव होती है, और न्यूक्लियर पावर यानी ये तो बहुत ज़्यादा कॉस्ट इफेक्टिव होती है। तो जो हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर है ये आपके पास बहुत ज़्यादा चीपर होती है। अब देखिए, सबसे ज़्यादा जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस की जाती है वो किससे की जाती है, तो आपके पास की जाती है कोल से। एटलीस्ट 60 to 70% जो हम हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं वो हम कोल से प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपके पास अगर हम देखें कि वाटर से अगर हम इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते हैं और अगर ये चीपर भी है, ठीक है, और कोल जो है ये आपके पास एक कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी है, यानी कि आपके पास कौन सा है, नॉन रिन्यूएबल है। तो फिर हम वाटर से ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी क्यों नहीं प्रोड्यूस करते हैं, तो कोल से हम क्यों प्रोड्यूस कर रहे हैं। देखो, डिमांड जो है इलेक्ट्रिसिटी की वो बहुत ज़्यादा है, और वाटर आपके पास रिवर्स जो हैं उतने ज़्यादा पावर प्रोजेक्ट्स नहीं बनाए गए हैं, और इसमें आपके पास जो इलेक्ट्रिसिटी है उसको उतनी ज़्यादा प्रोड्यूस नहीं होती है, और जो कंजम्पशन होता है इलेक्ट्रिसिटी का, जो लॉस होता है वो बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो इंडिया जो है वो ज़्यादा रिलाई किस पे करती है, कोल पे, जहाँ से हमें इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस की जाती है।
तो गाइज़ आज का टॉपिक हम यहीं तक रखते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आपको यहाँ तक अच्छे से समझ आ गया होगा। अगर किसी को कोई डाउट है तो वो कमेंट करके मुझे बता सकता है, मैं नेक्स्ट वीडियो में उसको क्लियर करने की कोशिश करूँगा। So with this, I end my today's lecture here and hope that you like this session. For more informative videos, do like, share and subscribe our channel. Thank you guys and stay blessed.